नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि जिसे इश्क हो जाता है वो अपने परिवार, अपने लोगों को बिल्कुल भूल जाता है। अब इश्क में ऐसे ऐसे अपराध होते हैं जिसको सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इश्क करने की ज़रूरत ही क्या थी जब अंजाम इतना बुरा होना था। तो लेकिन कहते हैं कि करने से पहले कोई कुछ सोचता नहीं। साथियों, एक ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक थाना लगता है, कटघर थाना। कटघर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, देवापुर गांव। देवापुर गांव के कुछ लोग अपने खेतों में काम करने के लिए 19 अक्टूबर को अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। और सुबह जब काम कर रहे थे तो उसके पास वहीं पर एक नदी बह रही थी, बहती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के किनारे कुछ घने जंगल भी हैं। जब रामगंगा नदी के किनारे खेत में काम करने वाले मजदूर जब हाथ पैर धुलने के लिए जब उस नदी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस नदी के पास एक झाड़ी में एक प्लास्टिक की बोरी जिसमें एक महिला की लाश पड़ी हुई है। अब यह देखकर वह चौंक जाते हैं और फौरन ही वहाँ से वो खेतों की तरफ जाते हैं और जाकर जो वहाँ लोग काम कर रहे थे उन्हें बताते हैं कि रामगंगा नदी के किनारे एक प्लास्टिक की बोरी में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, सिर कटा हुआ है। अब काम करने वाले लोग घबरा जाते हैं, दौड़कर उस जगह पर जाते हैं। जाकर देखते हैं कि पेड़ के पास झाड़ियों में एक महिला की लाश प्लास्टिक बोरी में बंद है, सर कटा हुआ है। अब काफ़ी बॉडी भी फूल चुकी थी। अब लोग काफ़ी हैरान थे। अब परेशान होकर अंततः लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। अब मौका वारदात पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है वैसे ही पीछे से फॉरेंसिक टीम और भी कई टीमें वहां पहुंचती हैं। अब इधर आसपास बात आग की तरफ फैल जाती है कि नदी के तट पर जंगल में एक महिला की लाश मिली है, बोरियों में बंद। अब पुलिस फौरन ही जाकर उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। फॉरेंसिक टीम अपनी जांच पड़ताल करती है। अब जो महिला का जो शरीर था, अब जो सिर था वो सर से अपने धड़ से सिर अलग था, यानी कि काफ़ी बुरी तरह से उसे मारा गया था। शरीर पर कई चोट के निशान थे। अब पुलिस फोटोज वगैरह खींचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। अब डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस जंगल में करीब 100 मीटर तक जांच पड़ताल करती है। तभी वहीं पर पास में एक 7 वर्षीय बच्चे की भी लाश मिलती है। अब पुलिस काफ़ी हैरान रहती है कि एक महिला की कटी हुई लाश प्लास्टिक में और बेटे यानी कि एक लड़के की 7 वर्षीय लड़के की लाश वहाँ से 100 मीटर दूरी पर सड़ी गली अवस्था में 7 वर्षीय बच्चे की मिलती है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। तभी इधर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 से। साल 2011 एक लड़का सोनू जो कि उसी कटघर गांव के पास का रहने वाला होता है, उसकी नियुक्ति होती है उत्तर प्रदेश की पुलिस में। अब पुलिस की वह सेवा देने लगता है 2011 में। उसी समय एक और लड़की जिसका नाम रिंकी रहता है, रिंकी भी 2011 बैच की ही पुलिस कांस्टेबल रहती है। अब इधर दोनों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद अब जो रिंकी के माँ बाप थे अब अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता देखते हैं और रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि कांस्टेबल सोनू का रिश्ता रहता है। अब इधर दोनों परिवार राजी होते हैं। सोनू और रिंकी की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अब इधर शादी के बाद चंदौसी में दोनों एक फ्लैट लेकर, खुद का फ्लैट, उसी में रह रहे थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब साल 2013 में उनकी शादी हुई थी और इधर 2 बच्चे भी हो चुके थे। अब जब 2 बच्चे भी हो जाते हैं तो अब जिम्मेदारियां और बढ़ने लगती है।
तो सोनू अब अपनी पत्नी को लेकर साथ में रहने लगता है, रिंकी को, और दोनों चंदौसी में ही पोस्टेड थे। लेकिन अब कुछ साल बाद यानी कि साल 2022 में सोनू का ट्रांसफ़र हो जाता है रामपुर सिविल लाइन थाने में। अब वहाँ सिविल लाइन थाने में आ जाता है। अब इधर जो रिंकी रहती वो चंदौसी में अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। अब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो किसी तरह से अब सोनू भी उसका ट्रांसफ़र कराता है रामपुर के महिला थाने में। अब दोनों एक पास आ जाते हैं। अब साल 2023 में रिंकी का ट्रांसफ़र होता है और उससे एक साल पहले सोनू का। अब दोनों वहीं एक किराए का मकान लेते हैं। अब वहीं लेकर बच्चे के साथ रहने लगता है। लेकिन इसी दौरान सोनू अपने 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाता है। ट्रेनिंग के लिए बाहर जाता है। जब ट्रेनिंग करके वापस लौटता है तो रास्ते में देखता है कि उसकी पत्नी रिंकी किसी व्यक्ति के साथ घूम रही है। जब वो घर आती है तो वो पूछता है तो बताती है कि वो उसके मायके का ओमपाल है, जो कि उसके घर का बगल का है, रहने वाला है। वो उसका संबंध में भाई लगता है। अब इधर सोनू सोचता है कि चलो मायके की बात है, अगल बगल की बात है, अब रिंकी पर शक करना सही नहीं है। लेकिन अब समय बीतता गया। अब धीरे धीरे वो अपने गांव के लड़के यानी कि अपने संबंधित भाई के साथ बातचीत करने लगती है। अब आए दिन बात का सिलसिला बढ़ता गया। अब दोनों की काफ़ी नज़दीकियाँ हो जाती हैं और नज़दीकियाँ इस स्तर की हो जाती हैं कि अब सोनू को नागवार गुजरने लगती है। सोनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी पत्नी किसी और से बातें करती है। अब आए दिन सोनू उसको समझाने की कोशिश करता कि बच्चे की देख रेख करो, अपनी नौकरी पे ध्यान दो। वो तुम्हारे गांव का लड़का है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारे साथ बातें करे, तुमसे फ़ोन पर बातें करे। ये सब सही नहीं है। और जो ओमपाल रहता है वह 7वीं भी पास नहीं रहता, अनपढ़ गवार टाइप का वो लड़का रहता है। अब उससे अपने गांव के लड़के से रिंकी की बातचीत होती थी। अब बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगे थे। अब इसी दौरान सोनू अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। वह अपने पति कांस्टेबल सोनू से ज़्यादा ओमपाल की तरफ गिरी रहती थी, ओमपाल को ही मोहब्बत करने लगी थी। और इधर सब झगड़ा होता दोनों को लेकर, बातों को लेकर, ओमपाल और रिंकी का। तो रिंकी अक्सर कर सोनू अपने यानी कि अपने पति सोनू से कहती कि तुम गलत समझ रहे हो, हमारा काफ़ी अच्छा रिश्ता है गांव का, मेरा काफ़ी अच्छा भाई है, सगा संबंधी है, इसलिए मैं उससे बातचीत करती हूँ, बचपन से हम लोग साथ बढ़े पले हैं। लेकिन सोनू फिर ध्यान देना बंद कर देता है। लेकिन साथियों कुछ दिन बाद जब सोनू फिर किसी काम से, पुलिसिया काम से बाहर जाता है और जब वापस लौटता है तो देखता है कि अब उसकी जो पत्नी है वो फिर से ओमपाल के साथ घूम रही है। अब जब ओमपाल के साथ वो घूमते हुए देखता है तो बड़ा परेशान होता है। अब उसने जाकर अपने ससुराल अपने सास से कहता है कि देखिए आपकी बेटी आपके गांव के लड़के ओमपाल के साथ काफ़ी घूमती है, बातचीत करती है। और जब मैं मना करता हूं तो वह बताती है कि वह भाई है, लेकिन भाई भी है तो बातचीत का एक स्तर होता है, वह स्तर भी आपकी बेटी पार कर चुकी है। अब माँ अपने बेटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी समझने को तैयार नहीं है। अब कुछ दिन बाद उसका पति सोनू फिर से बातें करते हुए ओमपाल के साथ पकड़ लेता है तो समझाता है, लेकिन वो समझाने के बाद भी ओमपाल के प्यार में गिरती जा रही थी, उसके लिए बेकरार थी। अब इधर शादी को कई साल हो जाते हैं। इधर फिर सोनू एक बार दोनों को रास्ते में एक दूसरे के साथ बाइक पर बैठकर जाते हुए देख लेता है। और जो बैठने की उसकी सोनू की पत्नी रिंकी जो कि महिला कांस्टेबल रहती है, उसके जो तरीके थे, अब उससे सोनू को काफ़ी जलन होने लगती है। सोनू को साफ साफ पता चल गया था कि इन दोनों के बीच काफ़ी कुछ गड़बड़ चल रहा है, मामला सही नहीं है। अब वह फिर अपने ससुर से बातचीत करता है और कहता है कि अपनी बेटी को समझाइए, वह समझने को तैयार नहीं है और मेरे 2 बेटियां हैं और ये सब काम रिंकी को शोभा नहीं देता है, 2 बच्चे की माँ है। लेकिन ससुर भी अब परेशान था, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता, ओमपाल को समझाने की कोशिश करता, लेकिन दोनों मिलकर एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए थे। कभी होटलों में तो कभी एक दूसरे के कमरे पर आकर संबंधों का
दौर भी चलता था, यानी कि एक दूसरे के साथ समय भी व्यतीत करते थे, प्रेम संबंधों में बिल्कुल घिर चुके थे। इधर एक दिन सोनू अपनी बहन के पति से बात करता है, जिसका नाम ब्रिजपाल रहता है। उससे बातचीत करता है तो ब्रिजपाल काफ़ी पता लगाता है दोनों के रिश्तों के बारे में। तो ब्रिजपाल पता लगाने के बाद बताता है, अपने कांस्टेबल सोनू से कहता है कि देखो, इन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध है और यह दोनों कई सालों से एक दूसरे के प्रेम संबंध में बने हुए हैं। अब सोनू ब्रिजपाल से कहता है कि यार, मैं समझाने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा परिवार बर्बादी के कगार पर जा रहा है, लेकिन जो मेरी पत्नी है वो समझने को तैयार नहीं है। दो बच्चों का क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये 7वीं फेल लड़का कांस्टेबल को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे पैसे भी लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है, उसका यौन शोषण भी करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी पत्नी को कैसे समझाऊं। अब इधर ब्रिजपाल भी उसकी पत्नी रिंकी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता, तो वो उस पर भी भड़क जाती है, उसकी भी बात नहीं मानती थी। समय बीतता गया। अब एक दिन फिर सोनू जब ड्यूटी से थका हारा घर आ रहा था, तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर ही ओमपाल के साथ बातें कर रही है। अब जैसे ही सोनू आता है, ओमपाल चला जाता है, लेकिन अब वो अपनी पत्नी के पास बैठता है, समझाने की कोशिश करता है, हाथ पैर जोड़ता है कि सुधर जाओ, मान जाओ, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचो। लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी कितनी बदनामी होगी। लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, उसको अपनी खूबसूरती पर काफ़ी गुरूर था। अब इधर वह 19 अक्टूबर को अपने ब्रिजपाल, जो कि उसका नंदोई रहता है, उसे फ़ोन करता है और अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के बाद अब उसे लेकर के उसे रात में कमरे पर बुलाकर अपनी पत्नी के साथ उसका गला दबाता है और चाकुओं से, जो नंदोई रहता है वो गला दबाता है, हाथ पैर पकड़ता है और उसका पति सोनू उसका बेरहमी से कत्ल कर देता है, गला रेत देता है। अब इसके बाद, गला रेतने के बाद, अब वो अपनी पत्नी को एक प्लास्टिक की बोरी में भरता है। भरने के बाद कार से लेकर जाते हैं जंगल की तरफ। लेकिन जब जंगल में लाश को फेंकने की कोशिश करता तो ब्रिजपाल कहता है कि देखो, इसे नदी के पास फेंक देते हैं, नदी में काफ़ी पानी है, कहीं ना कहीं बह कर निकल जाएगा। लेकिन वह नदी के किनारे ही फेंक कर बॉडी को वहाँ से डर के मारे फरार हो जाते हैं। अब किसी तरह से जो पानी का बहाव रहता, वह बॉडी को ले जाकर झाड़ियों के पास रोक देता है। अब इधर वह जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी का कुछ अता पता नहीं है। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी, रामपुर की पुलिस, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। महिला कांस्टेबल ड्यूटी भी नहीं आ रही थी। अब इधर जब बॉडी मिलती है कटघरा थाने को, हर जगह कटघरा थाने की पुलिस सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप वगैरह पर फ़ोटो वगैरह उस बच्चे का, 7 वर्षीय और रिंकी का पोस्ट करती है। तभी कटघरा थाने की पुलिस जब पोस्ट कर देती है तो जो रामपुर थाने की पुलिस थी, उसे कहीं से पता चलता है कि हमारे थाने, हमारे एरिया की जो एक लेडी कांस्टेबल है रिंकी, वो अभी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह महिला वही है। अब बहुत से पुलिस वाले ऐसे भी थे जो कि उसे जानते भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे, महिला थाने में वो तैनात रहती थी। अब वो फ़ौरन ही उसकी जांच पड़ताल करते हैं। कटघरा थाने की पुलिस से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये वही रिंकी है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब पुलिस उसके पति सोनू को बुलाती है। जब सोनू को बुलाती है तो सोनू रिंकू को देखते ही पहचानने से मना कर देता है। वो बताता है कि अब मेरी पत्नी नहीं है। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, पुलिस वालों को आश्चर्य होता है और खुद सोनू पे पुलिस शक करने लगती है कि साफ पता चल रहा है कि यह तो बॉडी जो है यह रिंकी की है, महिला कांस्टेबल की है, लेकिन सोनू, उसका पति जो है, वो कह रहा है कि बॉडी उसकी नहीं है। अब इधर फौरन ही रिंकी के माँ बाप को बुलाया जाता है। रिंकी के माँ बाप आते हैं तो बॉडी को देखने के बाद वो पहचान करते और बताते हैं कि उन्हीं की बेटी रिंकी की बॉडी है। और उधर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है।
तभी पुलिस वाले सोनू को गिरफ्तार करते हैं। सोनू को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। जब पुलिस पूछती है कि अकेले का काम तुम्हारा नहीं है, कोई और भी तुम्हारे साथ शामिल था, तो बताता है कि मेरे साथ मेरा नंदोई ब्रजपाल भी शामिल था और उसने हाथ पर पकड़ा और मैंने गला रेत दिया। काफ़ी कुछ समझाया था मैंने, लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। इसलिए मैं थक हार कर इसके नाजायज़ संबंधों को ख़त्म करने के लिए, खुद से दूर करने के लिए मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस जब इस कहानी को सुनती है, इस घटना को सुनती है, तो दोनों को जेल भेज देती है, लेकिन बच जाता है उसका प्रेमी ओमपाल। अब उसकी जो सास रहती है, यानी कि रिंकी की जो माँ रहती है, और उसके पिता कहते हैं कि मेरी बेटी की हत्या में जितना हाथ सोनू का है, यानी कि उसके दामाद का है, ब्रजपाल का है, उससे कहीं ज़्यादा दोषी ओमपाल है, क्योंकि ओमपाल की वजह से ही यह सब हुआ है। उसको काफ़ी कुछ समझाया गया, लेकिन वो सुनने समझने को तैयार नहीं था। इसलिए ओमपाल को भी गिरफ्तार किया जाए। दोनों ओमपाल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि इस कत्ल में वो शामिल नहीं था, तो फिर उसे क्यों गिरफ्तार किया जाए। अब इधर दोनों का पोस्टमार्टम होता है और बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है, और इधर उसका पति सोनू और नंदोई ब्रजपाल को जेल भेज दिया जाता है। अब सभी लोग सुनकर बड़े हैरान थे कि एक महिला कांस्टेबल जो लोगों की सेवा करती थी और अपने ही पति के साथ धोखा कर दे रही थी, और पति हार मानकर अपने ही पत्नी का गला रेत देता है सिर्फ नाजायज संबंध के लिए। तो ये थी आज की पूरी कहानी साथियों। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि उस पुलिस कांस्टेबल सोनू ने क्या अपनी पत्नी का गला रेत कर उसकी हत्या कर क्या ये सही किया या फिर गलत किया। आखिर इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कौन है, ओमपाल, उसकी पत्नी, या फिर दोनों कातिल सोनू जो कि उसका पति है और ब्रजपाल जो कि उसका नंदोई है। अपना राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। दिवाली का समय नज़दीक आ रहा है, चारों तरफ पटाखों की शुरुआत हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी समस्या आ सकती है कि आसपास बच्चे पटाखे वगैरह जला रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।